बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को पकड़ना ज़रा मुश्किल है आजकल, क्योंकि आज कल आपको पता है आखिरी आखिरी दिन है इलेक्शंस के। तो पहले जलसा गा, फिर जलसा गा, और अब जनाब अपने ही हलके में 47 48 में जनाब ये अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। और टफ़ टाइम इन्हें मिल रहा है, कहा जाता है टफ़ टाइम मिल रहा है इनको। लेकिन क्या वाकई टफ़ टाइम मिल रहा है इनको 47 में, हल्का 47 में, NA 47 में इनको वाकई टफ़ टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून से, तारिक फजल चौधरी साहब हैं और जनाब शुएब शाहीन साहब PTI से, उनकी इंक्लिनेशन है उस तरफ। और लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वहाँ पे, वो लोग कहते हैं जो ओपोनेंट्स हैं इनके, जी हम बड़ा टफ टाइम देंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन फिर भी ठीक है, इलेक्शंस है यहाँ पे जनाब। इलेक्शन इज़ ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स, और लोग वहाँ पे ख्वाब बेचते हैं। और ख्वाब बेचना तो मेरे ख्याल में हर जगह पे होता है ऐसे ही। बाद में क्या होता है ये तो बाद की बात है, क्योंकि बाद में लोग काफ़ी हद तक, क्योंकि मेमोरीज लोगों की ज़रा शॉर्ट होती हैं, भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, इस बार नहीं, इस बार लोग शायद ना भूल सके। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, क्या वाकई आपको टफ टाइम मिल रहा है हल्का NA 47 में? देखिए, सी। लोग ये कह रहे हैं कि मुकाबला डॉक्टर तारिक साहब, शोएब शाहीन साहब और आपके दरमियान है, हम्म। कांटेदार मुकाबला होगा। हम्म। लेकिन बहुत सी चीज़ों से लोग वाकिफ़ नहीं है, सरफ नज़र कर जाते हैं। डॉक्टर तारिक साहब को पहले मेरे मुकाबले में F8 में उनकी जमात 48 में उनकी हम्म। जमात की जानिब से टिकट दिया गया, और 24 घंटों के अंदर उन्होंने वह ये हल्का छोड़ दिया 48। वाई? शायद समझते थे कि यहाँ पर वो उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। अच्छा। और पिछली दफ़ा इस हल्के में 48 में वो तीसरे नंबर पर आए थे। मेरे हम्म। चचा जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, वो दूसरे नंबर पर थे। हम्म। तो वो समझे कि यहाँ पर उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो ये हल्का छोड़ के वो 47 में चले गए। अच्छा। अब 48 में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार ही मौजूद नहीं है। अच्छा। और 47 की जहाँ तक वो क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट की, अच्छा। और फिर तो इसका मतलब IPP है के वो साथ IPP का जो निशान है उस पे मोहर लगाएंगे? IPP का निशान भी यहाँ पे नहीं रहा। मजे की बात यह वो है, क्यों? यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि IPP का यहाँ पे कैंडिडेट था नहीं, हम्म। तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे उनके साथ पहले उन्होंने अपनी अलायंस बनाया। ठीक। फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो भी साइड पर हो गए। फिर उसके बाद एक और इंडिपेंडेंट साइड पे कैंडिडेट, क्यों हो गए? शायद उनकी नई अंडरस्टैंडिंग को बन सकी उनके अच्छा। साथ। ओके। तो अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक और उम्मीदवार मैदान में आए हैं जिनके साथ उन्होंने एडजस्टमेंट की है। हम्म। वो बड़ी मज़ा का खेज सूरत हाल है। कि वो कहते हैं कि मैं लड़ अनार पे रहा हाँ। हूँ मैं इस्तेहकाम में, अच्छा। और हिमायत मुझे नून की है। ये तो कैंडिडेट ही कंफ्यूज है। कैंडिडेट भी कंफ्यूज है। हम्म। तो अल्लाह का शुक्र है, इधर हल्का 48 में हाँ। तो मुकाबले से मुस्लिम लीग नून भी भाग गई। अच्छा। फिर किसी के साथ उनकी एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकी। जिन साहब के साथ एडजस्टमेंट हुई, मैंने उनका आपको बताया कि वो खुद भी कंफ्यूज हैं। हाँ। जहाँ तक 47 का ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी लोगों के अंदर रुझान नून लीग की तरफ बिल्कुल नहीं है। जो 16 महीने की वाई हुकूमत इज इट गुजरी सो? 16 महीने? जो 16 महीने की हुकूमत गुजरी, हाँ। राना भाई, उसका बहुत बड़ा बोझ है। अच्छा। अगर मैं भी उस बोझ के साथ, मेरे कंधों पर भी वो बोझ होता, मैंने सेनेट से ना रिज़ाइन किया होता, मैं इस हुकूमत में वजीर बन चुका होता, हम्म। तो आज मेरे कंधों पे भी वो बोझ होना था। आज लोगों ने मुझसे भी सवाल करना था कि अभी तो आप हुकूमत से निकले हैं और आकर हमारे सामने दावे कर रहे हैं कि हम आपका ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो हुकूमत में क्या कर रहे थे। हम्म। और फिर जो महंगाई का बोझ है लोगों के ऊपर, देखिए फ्रैंकली इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है ना, ये अब मुहावरे मेरे ख्याल से रेलेवेंट ही नहीं रह गए कि कमर टूट गई है, चक्की में गुर्बत की पिस रहे हैं। हम्म। ये मुहावरे भी अब जस्टिस नहीं करते जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल पीपल है। आर नॉट रेडी टू बाय दिस। लोग आखिरी सिसकियां ले रहे हैं। यकीन मानिए, हाँ। माशी तौर पर लोगों का इतना बुरा हाल है, हाँ। और लोगों के अंदर इतनी एंगर है, इतना गुस्सा है लोगों के अंदर। और वो सारी की सारी भड़ास इन जमातों पर निकलनी है जो PDM की जमातें थीं जो हुकूमत में शामिल रहीं। और वो भड़ास लोगों ने ये देखना है कि अगर तो उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार है तगड़ा, तो उसकी जानिब वो लोगों का वोट ट्रांसफ़र हो जाना है। इनकी तरफ लोगों का रुझान बिल्कुल नहीं है। तो व्हाट अबाउट PTI?
देखें, पीटीआई के लिए तो अब एक बहुत मुश्किल सूरत हाल बन गई है। उनके कैंडिडेट्स का पता नहीं है, उनके निशानात का पता नहीं है, फिर कैंडिडेट्स उनके कैंपेन कर नहीं पा रहे। वो इलेक्शन डे पोलिंग शुएब शाहीन तो कर रहा है। कर तो रहे हैं, लेकिन अब देहातों में आप देखें, देहातों का एक बड़ा डिफरेंट माहौल होता है। हम्म। वहां पर लोग कहते हैं जी जिसका हमें घर ही नहीं पता तो उसको हमने वोट देने जाना है। तो शुएब शाहीन ने कर नहीं होते। नहीं, देखे ना, देहातों में तो आपको पता है धड़ेबंदी की सियासत होती है, हाँ। एक दूसरे के साथ गमी खुशी की सियासत होती है। हाँ। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और लोग ये तवक्को करते हैं कि आप 24 घंटे उनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ। तो वो बैकग्राउंड ना होना, वो उनको नुकसान मिल रहा है। शहरों में उनको फ़ायदा मिल सकता है, अच्छा। और मैं समझता हूँ कि शहरों में मेरा और शुएब शाहीन साहब का मुकाबला होगा। अ, जो नून की सूरत हाल है शहरों में बहुत ही अबतर है, और देहातों में भी मुझे कोई ख़ास नून की जानिब ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। व्हाट डिफरेंस कैन यू मेक, यू नो? सेनेट छोड़ दी, सेनेट की सीट छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, पीपल्स पार्टी छोड़ दी। ये जो आया था 16 माह की हुकूमत चली, उसमें एज फार एज आई नो आपको एक बड़ी अच्छी सॉलिड ऑफर भी थी कि आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बोनी की। अभी आप फिर दोबारा नेशनल असेंबली में, और अभी जो पंडिट्स हैं वो कह रहे हैं, जनाब के पॉलिटिकल पंडिट वो कहते हैं जनाब के शायद जड़ा है हुकूमत वैसे तो खैर आम गल होंदी है सिगार सर ला के जी। राती नवा काम शुरू हो जाता है ना हाँ कि जनाब हुकूमत अली बड़ी नहीं होंदी तो हाँ। पहले कहते हैं जी 3 महीने बाद डिग जाएगी। जी हाँ। खैर एनीवेज वो भी एक यहाँ पे चल रही है सारी डिबेट कि जनाब हुकूमत शायद ज़्यादा अरसा ना चल सके। तो आप इतने थोड़े अरसे के लिए सारी चीज़ें छोड़ के 16 माह भी छोड़ दी आपने, जो भी मिनिस्ट्री मिलनी थी वो भी छोड़ दी, सेनेट की सीट भी छोड़ दी, उस वक्त भी आपके पास अच्छा खासा मतलब कि स्टैंडिंग थी, पीपल्स पार्टी छोड़ दी। अब पता क्या डिफरेंस आप बना लेके आ सकेंगे? देखिए राना भाई, मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला ही इसलिए किया कि आज जो सियासी जमातें और कायदीन हैं उनके अंदर एक रेस लगी हुई है कि कौन लाडला पहले बनता है, किसको कबूलियत का शर्फ हासिल होता है, किसको बैसाखियाँ मिलती है। अवाम की तरफ उन्होंने देखना छोड़ दिया है। जमातों के अंदर ख़ानदानों की बादशाहतें हैं, इख्तलाफ राय की जमातों के अंदर कोई गुंजाइश नहीं, इस्लाहात पर कोई गुफ्तगू नहीं। और ये वो वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इलेक्शन आज़ाद लड़ूंगा। और मैंने ये भी फ़ैसला कर रखा है कि इंशाअल्लाह अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ, 8 तारीख को इस्लामाबाद के लोग मुझे मौका देते हैं, मुंतखब करते हैं, अपनी नुमाइंदगी का शर्फ बख्शते हैं, तो उसके बाद भी मैंने कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं करनी। तुसी क्योंकि अपनी सियासी जमात बनानी है। राना भाई, किसी भी जमात को ज्वाइन करना यकीन मानिए अपने आप को गुलामी में देने के मुतरादिफ है। अच्छा। मैं इंडिपेंडेंटली बैठूंगा नेशनल असेंबली में, जो कानून पाकिस्तान के हक में होगा, अवाम की फलाह के लिए होगा, मुझे किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसके लिए वोट करूंगा। एक लेकिन जो मुस्तफा नवाज खोकर क्या डिफरेंस ला सकेगा वहाँ पे? देखिए राना भाई, अब जहाँ पर असूल की सियासत ख़त्म हो गई, नज़रिए की सियासत ख़त्म हो गई, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का राज है, इक़्तिदार की हवस है। मेरी तो कोशिश यही होगी कि वहाँ पर मैं ज़मीर लोगों के झंझोड़ता रहूँ, सही को सही कहता रहूँ, गलत को गलत कहता रहूँ। और एक साहब ने एक मुझे बड़ा अच्छा एक मीटिंग के दौरान एक किस्सा सुनाया। उन्होंने अपनी तकरीर में, एक पेस्टर साहब थे, उन्होंने मिसाल दी कि एक शहर में आग भड़क उठी, पूरे शहर को उसने अपनी लपेट में ले लिया। दूर एक चिड़िया ने ये जब मंजर देखा, उसने अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लिया और उस आग को बुझाने चल पड़ी। किसी ने पूछा कि अरे चिड़िया, इतनी बड़ी आग और एक तेरी चोंच में पानी का कतरा, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसने आगे से जवाब दिया, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। अच्छा, तुसी ये किस्सा जो तो सुना देता, ठीक है। कोशिश यही है कि मैं अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी है उसके अंदर एक पॉजिटिव किरदार अदा करता रहूं, और जो सही बात है उसको सही कहता रहूं, गलत पे देखें। 76 सालों के सफर के बाद आज अगर हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं राना भाई, कि चंद हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा इस मुल्क में ऐसा है जिसने आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी। 25 लाख नौजवान हर साल, बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करने के बाद रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, आगे रोजगार मौजूद नहीं। आज पाकिस्तान को हमने पहुंचा कहां दिया है? इन 76 सालों बाद आज लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी होने का मायने क्या है।
धड़ाधड़ लोग ये मुल्क छोड़ रहे हैं। पिछला जो साल था, तारीखी हिजरत हुई पाकिस्तान से, 10 लाख से ऊपर पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़कर निकले। नाउमीदी है, मायूसी है। तो उसके अंदर मैं अपना जो पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इन हालात तक हमें इन सियासी जमातों का बहुत बड़ा अमल दखल है इन हालात में हमें पहुंचाने का। डोंट यू थिंक एक बहुत बड़ा एक गैप है इस वक्त और उसको टैप किया जा सकता है, और जहाँ पे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, पीटीआई हो, किसी हद तक पीटीआई का खैर अभी भी वोट बैंक है, पीटीआई का अभी भी वोटर सपोर्टर है, ग्राउंड पे तो है, ठीक है, कन्फ्यूजन है कैंडिडेट्स की, वो एक अलग बात है, लेकिन देन अगेन वोटर सपोर्टर तो है। इस वक्त एक नई जमात की ज़रूरत तो है। तो आपने एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी दी थी, ठीक है, मतलब जिसमें शायद खकान अब्बासी भी थे, मिफ्ता इस्माइल भी थे, और भी लोग थे। एंड दैट थिंकिंग वाज जो आप बयान कर रहे हैं, ठीक है। अब वो उसमें एक नई पार्टी इलेक्शंस के बाद बन सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सो यू विल गो फॉर दैट पार्टी। मैं इसकी एक जवाब ले लूँ, ब्रेक ले लूँ, जी श्योर। एक ब्रेक। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, पॉलिटिकल पार्टी की गल कर रहे मैं, इस वक्त ज़रूरत है एक पॉलिटिकल पार्टी की। अब वो नई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से बाद बनानी भी है आप लोगों ने। अब वो नई पार्टी जो होगी उसमें अब शायद खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मिफ्ता इस्माइल इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पीपल्स पार्टी से सुना है मिफ्ता इस्माइल को ऑफ़र भी हुई थी, लेकिन वो कहते ही हैं लोग उनके इर्द गिर्द जो है मिफ्ता इस्माइल के, वो कहते हैं इट्स अ वन वे ट्रैफिक, कि एक दफ़ा आप पीपल्स पार्टी में चले जाए तो वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। लेकिन देन अगेन आप तो निकल आए वहाँ से, तो वन वे ट्रैफिक कैसे हुई वो? देखें राना भाई, सियासत है क्या? व्हाट इज पॉलिटिक्स? इट इज द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग पीपल्स इमेजिनेशन, राइट? और मैं ये समझता हूँ कि जो बाकी जमातें मौजूद हैं, ये लोगों की इमेजिनेशन से बाहर निकल गई हैं। अच्छा। आज ये जितना मर्जी है लोगों से वादे करें, ज़मीन और आसमान के कलाबे में लाएं, आज शऊर का मेयार इतना ऊपर जा चुका है, लोग इनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है क्या इनके पास लोगों को देने के लिए? 3-3 दफ़ा, 2-2 दफ़ा सब ने हुकूमतें कर ली हैं, सूबों में लोगों जमातों के पास हुकूमतें रही हैं, क्या किया वहाँ पर इन्होंने? तो आज और जो तहरीक इंसाफ है वो 9 मई के बाद वो जिस क्राइसिस का शिकार हो गई है, बड़ा मुश्किल है कि वो इस क्राइसिस में से बाहर निकल सके। तो बाहर तौर इस मुल्क में एक गुंजाइश पैदा हो गई है एक सियासी जमात की, और वो सियासी जमात जो आज़ादाना तरीके से सियासत करे। अगर आईपीपी की तरह और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की तरह उसने मैदान में उतरना है, रातों रात उसकी क्रिएशन हो जानी है, तो फिर उसको भी लोगों ने मौका नहीं देना। अच्छा। आज देखें ना राना भाई, पहले खबरें लोगों के पास दिनों में पहुंचती थी, फिर लोगों के पास खबरें घंटों में पहुंचनी शुरू हुई, अब मिनटों और सेकंडों में लोगों के पास खबरें पहुंचती हैं। अब वो गांव देहातों में भी जिनके पास टच फोन है, वो रोज रात को बैठ के यूट्यूब पे तज्जिए सुनते हैं। अब वो जमाना चला गया है। तो इस वक्त लोग अपने माशी हालात से नंबर 1 बहुत परेशान है। मुल्क हमारा क्राइसिस का शिकार है। जो जमात और जो लोग रिफॉर्म की बात करेंगे, इस्लाहात की बात करेंगे, निज़ाम के साथ बगावत करेंगे, निज़ाम को ठीक करने की बात करेंगे, तो उनकी तरफ लोग राग़ब हो सकते हैं, बशर्ते के वो क्रेडिबल लोग हों, उनका कोई एक्सपीरियंस हो, उनके ऊपर कोई दाग ना हो, तो फिर लोग उनकी जानिब चल सकते हैं। लेकिन ये बाकी जमातें जो हैं, अब इन ये तो लोगों की इमेजिनेशन से मेरा ख्याल यू है थिंक दैट दिस इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज? ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, फिर इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट जो भी बनती है, इट्स गोइंग टू बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, या फिर आप समझते हैं कि दे आर गोइंग टू डिलीवर समथिंग? अब देखें ना, अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने हुकूमत तो की, कई दफ़ा की, 3 दफ़ा की, और सारे काम बुरे तो नहीं किए, अच्छे भी किए, ठीक है। इसी तरह पीपल्स पार्टी होगी, अगर उन्होंने सारे काम बुरे नहीं किए तो अच्छे भी किए। सो वो इसको अगर वे किया जाए, ठीक है, लोग डिसहार्ट हैं उनसे, लोग इतने खुश नहीं हैं उन लोगों से, मतलब उन पार्टी से, ना जेयूआई से ज़्यादा खुश है, ना नून से, ना पीपल्स पार्टी से। बट देन अगेन यू नो, क्रिएशन ऑफ न्यू पार्टी, उसको बनाते हुए, उसको स्टेबल करते हुए, उसको जनाब मासेस तक उसकी इनग्रेव करते हुए, उनके माइंड में इनग्रेव होते हुए, मासेस तक उनकी रूट्स पहुंचाते हुए, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, राइट? सो वो कितना टाइम लग सकता है आपकी नज़र में एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आई वुड से, आपके ख्याल में? राना भाई, ओवरनाइट तो कोई चीज़ें नहीं होती ना। ऑब्वियसली। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ती है, आपको एक डिटर्मिनेशन के साथ चलना पड़ता है। वो जिस तरह चाइनीज़ ज़ुबान की कहावत है कि 1000 मील का भी जो सफ़र है, वो पहला कदम आप उठाएं तो उसी से उसकी इब्तदा होती है।
तो वो तो खैर जो भी करेगा उसको एक बाकायदा प्रोग्राम और क्रेडिबिलिटी के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन जो बात हमारे लिए अहम है, जो मैंने भी आपके सामने एदाद शुमार रखे, चीन की एग्जांपल ले लें, उसने पिछले 3 दहाइयों में 90 करोड़ लोगों को सतह गुर्बत से बाहर निकाला है। आज पाकिस्तान में 9 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो तो मेरा सवाल ये है, हाँ, मेरा सवाल ये है, आप सच्चे दिल से बताएं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सच्चे दिल से बताएं कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इन 9 करोड़ लोगों को सतह गुर्बत से बाहर निकाल सकती है? किसके अंदर अहलियत है, किसके अंदर काबिलियत है? इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमी तो सारी दुनिया का फोकस है, हमारा भी फोकस है, ठीक है। देन अगेन अगर हम बिल्कुल ज़ीरो इन करके इकोनॉमी पे चलें तो फिर वी कैन कम अप विद सम डिफरेंस, यू नो, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हम बना सकते हैं एंड वी कैन लाइक डू नहीं, लेकिन इन मिरेकल्स जमातों की एज तरजीहात एज ही फार नहीं एज है। एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, जी। ठीक है ना। लेकिन द पॉइंट इज, जो आपकी अगर जमात जो बनाने जा रहे हैं आप इलेक्शन के बाद, उसमें कैसे बताएगा, क्या ऐसी चीज बन जाएगी? वो देखिए, ये तो ओवरनाइट अभी में बात नहीं कर नहीं, रहा, चले इवन इफ इट टेक्स लाइक 5 years, तो आप कैसे इसको सारी चीजों को फिक्स कर सकेंगे? देखिए, निज़ाम के अंदर करते देख लें, जहन में रख देखें, लें। सियासत की कोई साख नहीं रह गई, सियासतदानों की कोई साख नहीं रह गई, पार्लियामेंट की कोई साख नहीं रह गई, जुडिशरी की कोई साख नहीं रह गई। आप पहले जो ग्रेविटी ऑफ क्राइसिस है उसको तो अप्रिशिएट करें कि वो बहरान संगीन कितना है, नंबर एक। नंबर दो, आपके ख्याल में जो अभी हुकूमत बनेगी इन इलेक्शंस के बाद, जो पाकिस्तान की तारीख के कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस में पहला दूसरा नंबर होगा? 2013-2018 के जो इलेक्शंस थे, वो इलेक्शंस पोलिंग डे के बाद कंट्रोवर्शियल हुए। ये इलेक्शन तो पहले से कंट्रोवर्शियल हो चुका है, और इसके नतीजे में जो हुकूमत आएगी उनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, इखलाकी जवाज ही नहीं होगा हुकूमत करने का। पूरे पाकिस्तान को पता होगा कि ये धौंस और धांधली के जरिए हुकूमत में आए हैं। तो वो हुकूमत कहाँ से रिफॉर्म्स करेगी? वो कहाँ से इस्लाहात लेकर आएगी? उसकी इस्लाहात को कौन मानेगा? इसीलिए तो आज लोग ये कहने पे, जो सीरियस तज्जिया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं, अभी से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो अगली असेंबली है वो शायद 1.5 साल से ज़्यादा ना चल पाए। क्यों कह रहे हैं वो ये लोग? क्योंकि धौंस धांधली के जरिए लाई गई है ना। तो हमारा तो मकसद ये है, मेरा मकसद ये है कि इस माहौल में, घुटन वाले माहौल में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लिए तमाम की तमाम स्टेट मशीनरी काम कर रही है, राहें खोली हुई हैं उनके लिए कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मियाँ यार फिरे, तो अपनी स्पेस हम क्यों छोड़ें? उनसे लड़ेंगे, उनसे मुकाबला करेंगे। मैं 2 हलकों के अंदर इसीलिए मैदान में उतरा हूं, मेरी जहां तक बसात है, मैं मुकाबला करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्यों रास्ता दूं इनको, मैं क्यों कबूल करूं इनकी हेजमनी। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में मियाँ साहब इलेक्शन जीते, सरे तस्लीम खाम। लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे में जब आप उनके हाथ में हुकूमत दे रहे होंगे, उनको जितवा रहे होंगे, और फिर हमसे तवक्को करें कि हम मान लेंगे और अपनी जगह भी उनके लिए छोड़ देंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर द इलेक्शंस? अगर ये जिस तरीके से आप सारा सिनेरियो पेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग हारेंगे इलेक्शन, जो भी लोग हारते हैं इलेक्शंस, ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो मानता तो कोई भी नहीं है कि जी मैं हार गया, ठीक है। बहुत कम होता है, वंस इन अ मिलियन होता है बंदा कहता है हाँ जी मैं हार गया, ठीक है। लेकिन देन अगेन जो लोग हारेंगे वो देयर बी अ ह्यू एंड क्राई, इश्यूज होंगे, सिचुएशन बनेगी, ये वो, तो उससे भी तो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, मतलब कि उसमें देखिए लोग मतलब कि राना इधर भाई, उधर हारना रोला तो ही आप पाते रहेंगे ना। हारना तो आप एक साइड पे रखें। जिन इलेक्शंस के बारे में पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, हार को तो आप एक साइड पे रखें। एक पूरे पाकिस्तान को पहले से पता है, नतीजे लोगों को पहले से पता है। तो ये क्या हम मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान से? और हम अगर ये समझते हैं कि इसके नतीजे में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? इमरान खान साहब, दूध के अंदर मैं समझता हूं पानी मिलाकर उन्हें हुकूमत थमाई गई, अभी तो पानी के अंदर दूध मिलाना पड़ेगा। और इमरान खान साहब जब जिस दिन वजीर आजम बने, वो आरटीएस का फेलियर हुआ, उसके बाद से उन्हें जो सिलेक्टेड कहा गया, बिलावल साहब ने जो उन्हें सिलेक्टेड का वो नाम दिया, उनके ऊपर से वो टैग तो नहीं उतर सका। आज पूरी की पूरी जमातें जो हैं वो सिलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर, पूरी पार्लियामेंट सिलेक्ट होकर आएगी। तो ये क्या निज़ाम है? हम क्या मजाक कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ? भारत को देखें किधर पहुंच गया है, बांग्लादेश को देखें कहाँ पहुंच गया। आज हम वही दायरों के सफर में 1900 के हम क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक उसी दायरों के सफर में चल रहे हैं। जो 2018 में मंजूर नजर थे आज जेरे एताब है।
जो उस वक्त ज़ेर एताब थे आज मंजूर नज़र है। क्या क्या कर रहे हैं हम हमारा अपना मुल्क है, 25 करोड़ लोग हैं, उनकी जिंदगियों का सवाल है। इस तरह तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन एहसास ही नहीं है किसी को, क्या कह सकते हैं। यकीन करिए फिर। बस यही तो मैं अब इसी सारे माहौल में जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, इस माहौल में अपनी एक आवाज़ को कायम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मीडिया पे मौका मिले, अवामी इज्तिमात में मौका मिले, पूरे कैंपेन में मैं यही गुफ्तगू रखी है लोगों के सामने कि यार यहाँ पर हमने, इस मुल्क की अशराफिया ने इस मुल्क को पहुंचा दिया है कि आज 25 करोड़ लोगों के लिए ये मुल्क काम नहीं कर रहा। 99% लोग मजबूरी, बेकसी, एक भूख, गुर्बत, इफलास की जिंदगी इस अशराफिया की वजह से गुजारने पे मजबूर है। तो इस निज़ाम को हमने बदलना है, हमने ये बुनियादी तजाद दूर करना है कि ये मुल्क चलाना किसका काम है, फिर उनसे हिसाब लेना है। अच्छा, एक चीज़ आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताई कि जनाब आज़ाद आप लड़ रहे हैं इलेक्शन, लेकिन उसके बाद जनाब आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं, ठीक है? बिल्कुल मैं आपको कहा, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना गुलामी में देने के मुतरादिफ है अपने आप को। तो आप नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप इंडिपेंडेंट, एज ए इंडिपेंडेंट बैठेंगे? इंडिपेंडेंट बैठूंगा आप इंशाल्लाह। जीत जाते हैं तो आप इंडिपेंडेंट बैठेंगे असेंबली के अंदर, इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। सो नो, यू नॉट ज्वाइनिंग नो एनी नो पार्टी? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ठीक है? ऑल। अच्छा, नाउ व्हाट नेक्स्ट? मैं एक थोड़ा क्योंकि आगे चलना चाह रहा हूँ कि आगे ये है कि मुझे मुझे ज़रा आपकी माइंड चाहिए, आपका वट एवर इज यू नो इन एट द बैक ऑफ योर माइंड, हाउ विल यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स जब आप बैठ गए असेंबली में जाके, ठीक है? मुस्तफा नवाज खोकर असेंबली में बैठ गई, मुस्तफा नवाज खोकर ने जनाब इलेक्शन जीत लिया, मुस्तफा नवाज खोकर ने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की, मुस्तफा नवाज खोकर ने नई पार्टी बना दी लोगों के साथ मिल के, आपके हम ख्याल लोग जो हैं जिनकी आउट ऑफ द बॉक्स वो तो अभी थिंकिंग है। देखेंगे, अभी इलेक्शंस वाला मरला तो तय हो, फिर बाद में देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, कौन लोग तैयार होते हैं, कौन नहीं होते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक गुंजाइश मौजूद है। नहीं, और गुंजाइश तो आप जैसे जी, बता रहे हैं वो तो मौजूद है, और उसकी स्पेस भी मौजूद है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना देखिए पड़ेगा। राना भाई, मेरे ख्याल में ना, देखें तो अभी, फिर आप यू आर गोइंग टू जॉइन दैट पार्टी? अभी इस वक्त मार्च में हमारी आईएमएफ की फैसिलिटी खत्म हो रही है। नहीं नहीं, माय क्वेश्चन इज दैट हाँ, हु इज गोइंग टू हेड दैट पार्टी? ये तो अब जिस वक्त वो माहौल बनेगा, वो गुफ्तगू शुरू होगी। सवाल ये नहीं है कि हुज गोइंग टू हेड दैट पार्टी, सवाल ये है कि क्या वो पार्टी विरासत में आगे किसी को जाएगी या नहीं जाएगी। ये सवाल है। आज पाकिस्तान के लोग देखें, एक सियासी जमात दुनिया भर में हम देखते हैं, सियासी हम अगर कोई सियासी जमात इस मुल्क में बने आइडियली, तो मैं तो ये चाहूंगा कि उस जमात का जो भी सरबराह हो उसके ऊपर ये पाबंदी हो कि 2 टर्म से ज्यादा वो जमात का सदर नहीं रह सकता। जमातें कोई जागीर तो नहीं है किसी की। हम्म। पॉलिटिकल एंटिटी, उसके अंदर वाइब्रेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर इख्तलाफ राय की गुंजाइश होनी चाहिए, फैसला मुशावरत से होना चाहिए। और एक शख्स जो उस पार्टी को ज्वाइन करता है, एक नौजवान आदमी 18 साल के बाद उम्र को पहुंचने के वो ज्वाइन करता है, तो उसके सामने ये टारगेट होना चाहिए कि यार एक दिन मैं इस जमात का सदर भी बन सकता हूँ। ये बजाय इसके कि लोग वहां पर बैठे हों और बस सारे का सारा वक्त जो है वो उनकी गुलामी अच्छा, में दिस इज द गुजरे। डिफरेंस कि आप तो कह रहे हैं जनाब कि जमात जो है उसका हेड जो होगा वो सिर्फ दो दफा, दो टर्म्स होंगे। 2 टर्म से अच्छा। ज्यादा नहीं। आप देखें ना, अमेरिका में हम्म। उन्होंने अब ये सिस्टम रखा हुआ है कि जो भी सदर का सदारती उम्मीदवार होगा वो 2 टर्म से ज्यादा नहीं गुजार सकता, हम्म। ताकि वो वक्त के मुताबिक बदलते रहें, चीजें, नए लोग आते रहें। हम्म। बरतानिया में कोई इलेक्शन हार जाए तो अपनी जमात की सदारत से वो मुस्तफी होकर नए लोग आ जाते हैं। हम्म। तो नए लोगों का आने का तो रास्ता इस मुल्क में बंद कर रखा है हमने। हम्म। ना इस मुल्क में हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने देते हैं। ये जितने हम सेनेटर, एमएनए, एमपीए, हम मुखालिफ हैं ज़हनी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हम नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? ताड़ी इस थाने कचहरी थाने। नहीं राना भाई, इसलिए बुनियादी जो खौफ है कि नई क्यादतें ऊपर आएंगी, नए लोग सामने आ जाएंगे। अरे भाई आने दो ना उन्हें, क्यों रोकते हो? स्टूडेंट यूनियन हमने बंद करके रखी हुई है। हम्म। वहां से ये ग्रास, ये नर्सरियां हैं जहां से आपकी फ्यूचर की क्यादतें उभरती हैं। हम्म। हम इस मुल्क में किसी नए आदमी को आने देने के लिए तैयार ही नहीं है। एक एक वक्त होता है कि जिसमें आप रेलिवेंट होते हैं। मेरा एक वक्त है, अगर मैं उसके अंदर रेलिवेंट रहूंगा तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर नए लोगों को रास्ता भी देना होगा। हम्म। हम यहां पर बस बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं इन्होंने दरवाजे तो अंदर नहीं आने देना इन्होंने। ये क्या तरीका है? एनीवेज, मैं ये तो एक आपकी नई जो पार्टी है उसके आपने मुझे मुझे आपने बताया कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, राइट? दिस इज हाउ इट शुड बी। इट शुड बी, बट ना शायद सोच लेता होगा ਤੁਸੀਂ। नहीं नहीं, अभी तो बहुत अभी कहाँ, अभी तो हम सुबह से लेकर शाम तक राना भाई
वोटें मांगते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अपनी सोच रखते हैं उनके सामने। देखें अभी आगे। नहीं ना, अच्छा सोचा तुम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेती होनी है, अभी तुम टाइम ही नहीं दस मिला पिछले, यकीन माने 3 महीने से कोई टाइम। 3 महीने से नहीं, उससे पहले सोचा होगा आपने, कोई नहीं ना कोई नहीं। ब्रेन स्टॉर्मिंग की होगी, आपस में बैठ के कोई सेशन चलें, चलाए जब होंगे। मौका आएगा तो इंशाल्लाह आपसे भी मशावरत करूंगा, आपसे भी पूछूंगा, अच्छा सा नाम कोई सोच के नहीं नहीं, तुम बताइए। सोच के बैठे हो, मैं भी मेरे मोढ़े से बंदूक रख के चला रहे थे, एक ब्रेक ले लो। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जिस तरीके से अब इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस होगा, आर यू गुड विद इट? मैंने आपको पहले कहा कि ये सिलेक्शन है, ये इलेक्शन है ही नहीं, धौंस धांधली का इलेक्शन है। इस इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए सरकारी जो कैंडिडेट्स हैं, ये तो इंतखाबी उम्मीदवार नहीं है, ये तो सरकारी उम्मीदवार हैं। तो उनके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, पुलिस के स्क्वाड आगे लेके पीछे लेके वो कैंपेनें कर रहे हैं। लोग आजकल इस चीज़ से नफरत करते हैं लोगों का। और ये जो माहौल है राना भाई, हमें इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बाहर तो और अपनी जगह नहीं छोड़नी, अपनी आवाज़ को नहीं ख़त्म होने देना। इसीलिए तो मजबूरी के तहत हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये सूरत हाल है, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। सो ये जो कल्चर है, यू नो दिस एस्कॉर्ट्स एंड यू नो ब्लेसिंग्स, और ये इसके साथ चलना, डोंट यू थिंक कि जो लोग इस तरह जो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिनको मिल रही हैं, डोंट यू थिंक दे नो कि पीपल वोंट लाइक दिस थिंग, दे नहीं, डोंट लाइक लोगों दिस ने थिंग? रोक लिया। अभी मैं थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था, मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, इस्लामाबाद के अंदर ये वाकया हुआ। पुलिस की गाड़ी थी, लोगों ने रोक लिया, उन्होंने पूछा आप क्यों इनके साथ चल रहे हैं, ये तो हमारे टैक्सों से का दिया हुआ पैसा है, तो आपकी गाड़ियां इनके साथ क्यों हैं? लेकिन हम बुनियादी तौर पे तो ये टैक्स पेयर के पैसे को तो हम गुलछड़े उड़ाने के लिए समझते हैं ना, कि बस माल है और बस उड़ाई जाओ इसको। गुजारिश ये है कि इस मुल्क के लोगों का बुरा हाल है, इस बुरे हाल में उनसे जो टैक्स वसूल होते हैं, आप इलेक्शन पे अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो फिर अरबों, बंद कमरे में बैठकर आपने फैसले करने, तो अरबों रुपए खर्च करने का फायदा। ये वही पैसा है ना कि जो जो एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी गाड़ी स्कूटर में पेट्रोल डलवाता है, तो ये उससे निकलता है ना पैसा। ये पैसा वो अपने बिजली गैस के वो बिल देता है, उससे कटता है। ये पैसा फोन कॉल करता है, उससे कटता है। वो माचिस की डब्बी खरीदता है, घर के लिए कुकिंग ऑयल खरीदता है, उससे पैसा कटता है। बच्चों की स्कूल की फीसें देता है, उससे पैसा कटता है। उस पैसे को आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों की राय, आप उसको सबवर्ट करके तो एक जमात को आप हुकूमत थमा दें। क्यों? देखिए ना राना भाई, हमारी आइन की जो पहली 2 लाइनें हैं वो क्या है कि हाकमियत का हक खुदाए बुजुर्ग बरतर के पास है, तमाम कायनात की। और उसका हाकमियत का जो हक है वो पाकिस्तान में खल्के खुदा की मर्जी से इस्तेमाल होगा। उसके चुने हुए लोग इस मुल्क पे हुकूमत करेंगे। ये आपकी आइन की पहली 2 सतूर है। आप उस राइट के अंदर मिलावट कर रहे हैं। फैसला करने दें लोगों को, जो फैसला वो करते हैं और सरे तस्लीम खम करें। तो हमने तो बाहर तो और ये फैसला कर रखा है कि नहीं, हमने हर एक्सपेरिमेंट कर लिया इस मुल्क में। डिक्टेटरशिप्स हमने देख ली, हाइब्रिड निज़ाम देख लिया, हाइब्रिड प्लस देख लिया। एक चीज़ जो हमने इस मुल्क में तजर्बा नहीं होने दिया कि यार लोगों की राय का एहतराम करो। वही इमरान खान जिनकी पॉपुलैरिटी से बीच में सब घबरा गए, वही इमरान खान अपने आखिरी दिनों में क्या हाल था उनका? उनकी जमात का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। आप लोगों को वक्त पूरा करने दें, लोगों को एहतसाब करने दें। लेकिन यहां पर आप किसी को वक्त पूरा करने नहीं देते। वक्त से पहले जब वो फारिग होता है, वो अपना विक्टिमहुड का बयानिया लेके अवाम में चला जाता है कि देखो मेरे साथ इतनी ज्यादती हो गई बड़ी। अवाम उसके ऊपर वोट दे देते हैं। इश्यूज के ऊपर तो सियासत ही नहीं होती। आज किसी कोई बंदा पूछ रहा है कि जी तहरीक इंसाफ ने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 50 लाख घरों का वादा किया था, इस्लाहात नाम उनका तहरीक इंसाफ है, निजाम इंसाफ के अंदर कोई तब्दीली लेकर आए, कोई बात ही नहीं हो रही इस पर। आज मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है जी कि 2017 में हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई, हमें निकाल दिया। तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या है जी कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमें निकाल दिया। इससे आगे भी सियासत है, लोगों की जिंदगी है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। Yeah, well, this is the reality check which you are coming up with. But अब you know the situation is कि यहाँ पे और कोई लीडरशिप नज़र नहीं आती लोगों को, ठीक है? They have ran out of options, Yeah. ठीक है? बट सोशल मीडिया जो है, अगर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया अब
कुछ लोग उसको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे बच्चे के हाथ में आपने पिस्टल पकड़ा दी और उसको तो नहीं पता वो गोली कितने चलनी है, किस तरह चलनी है। बट एट द वेरी सेम टाइम बड़ा एक छोटा सा फैक्शन है, छोटी सी परसेंटेज है जो सोशल मीडिया को, जो भी वट एवर कम्स ऑन द सोशल मीडिया उसको बाय भी करती है। हालांकि उसमें से कई चीज़ें जो है हमें तो ये सिखाया गया था कि आप चेक करें, काउंटर चेक करें, डबल चेक, ट्रिपल चेक करके फिर खबर हम छापते होते थे जब हम दी न्यूज़ अब अखबार तो में होते थे। एडिटोरियल कंट्रोल ही नहीं रह गया। अब तो वो एडिटोरियल हाँ कंट्रोल नहीं है सच, अब तो बस जो चल गया चल गया, जी। ठीक है ना। इस सारी चीज़ों को इतना एक इशू है, एक सिचुएशन है, एक सारे नीचे से लेके ऊपर तक एक सिचुएशन चल रही है। कोई ये लैंडिंग एजेंसीज जो है बैठी हुई हैं बाहर, द सोल सुपर पावर है उनके सिचुएशन स्ट्रिंग्स, नहीं है राना भाई, मैं कतई कलामी की माफी चाहता हूँ, कम धंधे लगा हुआ है। दम धंधे लगा है। चलो मतलब मैं इसको यहाँ से मुल्क को रेस्क्यू करना है, रेस्ट रेडिकल सर्जरी या चाहिए। रेडिकल सर्जरी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इसमें यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट हु इज गोइंग टू डू इट? तो ये राना भाई, जब चीज़ें ख़राब होती हैं ना, तो माशरा जो है ना वो खुद से भी कई चीज़ें पैदा करता है। तो ना आप ऑर्गेनिकली चीज़ें होने दें। ये आईपीपी बन गई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई, उससे पहले काफ बन गई, उससे पहले नून बन गई, पैट्रियट बन गई। देखिए, या तो आप मुकम्मल तौर ये बात तय कर लें कि जी कि हमारे माशरे के अंदर जान नहीं है, ऑर्गेनिकली यहाँ पर कुछ पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नो, माय क्वेश्चन इज जी डिफरेंट। माय क्वेश्चन इज कि देखें, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह ठीक है, ऑर्गेनिकली होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक ज़माने में मुशर्रफ साहब भी कहते थे जनाब कि बार बार इलेक्शन कराएंगे तो फिल्टर होके जी। लोग बाहर आ जाएंगे, पॉलिटिशियंस बाहर आ जाएंगे। माय क्वेश्चन इज कि डोंट यू थिंक दैट पीपल आर लूजिंग होप इन पॉलिटिशियंस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखें, आज सियासत से जो बेजारी का अमल है राना भाई, वो एक बहुत बड़ा तबका है जो समझता है कि सियासतदान, सियासी जमातें उनके मसाइल से लाताल्लुक हो गए हैं। उनकी ज़िंदगियों में और 99% पाकिस्तान की ज़िंदगियों में बहुत बड़ा फ़र्क है, और प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है, तरजीहात का फ़र्क है। और सियासी जमातें उस तबके के नज़दीक डिलीवर नहीं कर पा रही, नाकाम हो चुकी हैं। इसीलिए तो वो लोग सियासत से बेजार होकर दूरी भी इख्तियार कर रहे हैं। वोटर टर्नआउट शायद आपको कम नजर आए। अच्छा, यू थिंक हाँ सो? ऑब्वियसली। आई मीन, कोई एक किसी भी जमात के लिए बंदा क्यों वोट करे जी इस मुल्क में? मुझे बताइए ना। ठीक है, तहरीक इंसाफ के लिए तो इस वक्त एक हमदर्दी की फिजा है। अगर वो उस हमदर्दी की फिजा को आप निकाल दें, सबको एक एक करके आप सामने रखें, उनके मैनिफेस्टोज के ऊपर उनको जांचें, उनकी कारकर्दगी के ऊपर जांचें, सारे एक ही बराबर हैं। तो अगर फिर ये इलेक्शंस की जो एक्सरसाइज है, ये इसलिए की जा रही है कि जो लैंडिंग एजेंसीज हैं उनकी कंपल्शन है, उसलिए की जा रही है? एक तो हमारा अपना आइन भी है, एक जिसको हम दस्तूर कहते हैं, वो भी कहता है कि इलेक्शंस होने चाहिए मुल्क में। वो तो और भी फिर बड़ा कुछ कहना है। फिर उस एग्जैक्टली तो इलेक्शंस हमें कराने अपने लिए, हमें वो एक अंग्रेजी की वो इलेक्शनों के बारे में एक कहावत है ना कि जो माशरे के अंदर जो सबसे बड़े अगर कुछ झगड़े होते हैं तो उनको सॉल्व इलेक्शन करता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि वो झगड़े सॉल्व करने की बजाय हम उस प्रोसेस को इतना कंट्रोवर्शियल बना देते हैं कि वो झगड़े मजीद बढ़ जाते हैं। हम्म। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, और फिर उसके बाद जो हुकूमत आए वो संजीदगी से रिफॉर्म्स की जानिब बढ़े। जिसके पास अवाम जो का मैंडेट हो वो रिफॉर्म्स कर जो पाएगा। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बड़ा अच्छा लगता है, दिल को भी बड़ा अच्छा लगता है, दिमाग को भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो इतना कम हो, वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस काम कर सकते हैं? देखें, लिटरेसी रेट आज कम है ना, आप हम्म। आपका मैं अगर दावा मान लूं, हम्म। तो फिर क्या मैं पाकिस्तान से पहले लिटरेसी रेट किधर था? पाकिस्तान कोई बंदूक गोली से वजूद में आया? पाकिस्तान वोट के जरिए वजूद में आया ना, कि नहीं आया? हम्म। तो हम ये मान लें कि जो बड़े सगीर के अंदर बड़े बड़े कदावर रहनुमा पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चलाई, 1880 में 1886 में कांग्रेस जमात बनती है, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने ठीक फैसले, वो लोग आगाह होते हैं। ये सियासी शऊर, दैट वाज अ डिफरेंट लीडरशिप। सियासी शऊर का, दैट वाज अ डिफरेंट लीडरशिप। सियासी शऊर का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बट दैट वाज अ डिफरेंट आज की जो लीडरशिप। तालीम है वो तो आपको नौकरी हासिल करने के लिए वो सर्कमस्टेंसेस आपको, डिफरेंट थे, नहीं नहीं, आप आज भी एनवायरनमेंट लोगों डिफरेंट थी। को, आप जो
यही तो हमारा अलमिया है कि हम ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि जो एक ठेले वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो एक दुकानदार है, जो मिडिल क्लास आदमी है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो ठीक फैसला नहीं कर लिटरेसी सकता। से no, no, वो फैसला हम सारों से, इस मुल्क की अशराफिया से बेहतर फैसला वो कर नहीं सकता नहीं, आई एग्री विद दैट, बट लिटरेसी से मुराद मेरी ये है, ये नहीं कि वो कोई बड़ा पीएचडी होवे, ये मेरी मुराद नहीं। लिटरेसी से मुराद ये है कि इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कंपल्शंस की वजह से जो अवाम है वो पिसी हुई है। सो कहीं ना कहीं अगर किसी जगह पे अवाम को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, जब व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस, ठीक है, मैं आई एम बीइंग वेरी पोलाइट, ठीक है। सो वो अगर कॉम्प्रोमाइज करने बहुत पड़ते हैं थोड़े तो वो लोग फिर होते हैं, देखें राना भाई, बहुत थोड़े लोग होते हैं किसी भी हलके में जो इस तरह कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਣਗੇ, जी ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ नहीं, वो अवाम तो नहीं कर रही ना, वो तो चले ये मैं दूसरी तरफ बात शुरफा करेंगे ना, वो शुरफा सो अवाम तो उन्हें वोट दे देगी। सो कॉल्ड शुरफा जो आएंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है, और जिस भी पार्टी ने हुकूमत बनानी होगी उसके जो अगर नंबर्स कम हो गए तो शुरफा को अपने साथ मिलाने के लिए अगर और सरे फहरिस्त वो उसमें, आप मेरी बात ये भी याद रखिएगा, फ्रैंकनस्टाइन की बोरियां अगर खोलेंगे तो आप फिर मेरी ये भी बात याद रखिएगा कि सरे फहरिस्त उसमें जो हैं वो लोग जो तहरीक इंसाफ के हैं, सरे फहरिस्त वो होंगे जो उस तरफ चले जाएंगे फौरन ऐसे। हाँ ठीक है, सही है, लेकिन वो इसीलिए वो वहाँ पे एक केस लगा हुआ है जिसका फैसला महफूज हो गया है कि जनाब वो पीटीआई दे टिकट से इलेक्शन लड़ नहीं, रहे कुरान हैं के लोगों से हल्फ ले रहे हैं। नहीं वो ठीक है वो, लेकिन आप फिर बात उधर ये है कि मेजॉरिटी हो सकता है वहां से निकल जाएंगे, या जितने नंबर चाहिए होंगे वो उधर से निकल जाएंगे, उधर से देखिए उस शिफ्ट हो वक्त जाएंगे। लोग ये भी सोचेंगे कि यार कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हल्के के अंदर कोई डेवलपमेंट बजट ले लें, और कुछ लोग जो है जरा खर्चा करके आए हैं, वो पूरा कर लिए। एग्जैक्टली, और उस वक्त कुछ लोग अपनी जेबें भरने के पीछे चल पड़ेंगे। तो ये सियासत असूलों पे तो ना हुई ना, ये तो किसी नजरिए पे ना हुई, ये तो मफादात की सियासत हुई। तो मफादात की सियासत नहीं तो हमें यहाँ तक, इस हाल तक तो पहुंचाया। बोरिया ने मुंह खुलणगे ना। ऑब्वियसली जिस तरह 2018 में जहांगीर तरीन साहब का जहाज आपको नजर आ रहा था, इस वक्त कोई और जहाज मैदान में उतर जाएगा। मतलब सारी गेम तो स्क्रिप्ट हमेशा ज्यादा से एक ही नहीं। रहा है, हाँ, स्क्रिप्ट हमेशा से एक रहा है, सिर्फ किरदार बदल जाते हैं, हीरो और विलन जो है ना, कास्ट चेंज वो हो कास्ट चेंज हो जाती है बस। बाकी सब वही पुरानी उसी तरह ही। रील है, पुराना ड्रामा है। आई मीन इतना बोरिंग हो गया है कि कम से कम नई गलतियां कर लें, कोई नई फिल्म ही बना लें। वही पुरानी घिसी पिटी फिल्म हर बार वही चलती है, हर बार वही चलती है। क्रिएटिविटी भी खत्म हो गई है। कोई क्रिएटिव लोगों से कोई राब्ता करें, कोई आप जैसे जो क्रिएटिव लोग हैं, जरखेज ज़हन रखने वाले, को उन्हें नई फिल्म बता दें। वो नई फिल्म सोचने की सलाहियत भी नहीं है, वही पुरानी फिल्म चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ। अब उसके टिकट ही नहीं बिकते। फ्लॉप फिल्म है। I'll have to wind up over here जी। It's always a pleasure to बहुत have बहुत you. शुक्रिया, Thank you very much। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।